सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के कंप्यूटर विषय के जो 2016 का पूरा क्वेश्चन पेपर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्नों में पहला प्रश्न है आईसीटी का पूरा नाम लिखिए। तो आईसीटी का जो पूरा नाम होता है, फुल फॉर्म होता है, वह होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो आईसीटी का पूरा नाम यह है। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए दूसरा है सीडी रोम का पूरा नाम है। तो सीडी का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क और रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पे कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, यह सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए इंटरनेट में परस्पर लाइव बातचीत करने को कहते हैं इंटरफेस, वेबसाइट, गोफर या फिर चैटिंग। इससे दोस्तों आप सभी लोग परिचित होंगे, चैटिंग बोलते हैं इंटरनेट में आमने सामने लाइव बात करने को। ठीक, इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 4 है संचार की प्रक्रिया में मूल तत्व होते हैं सूचना। देखिए संचार की प्रक्रिया, जब भी कम्युनिकेशन होता है तो वहां पे क्या क्या होती है, वहां पे इंफॉर्मेशन होता है, सूचना होती है, वहां पे स्रोत होता है एक जहां से संचार किया जाता है, और वहां पे प्रसारण और प्राप्ति तो होती ही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी भी सही है। इस प्रकार से ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिए कैल, CAL, कैल का पूरा नाम लिखिए। तो इसका पूरा नाम होता है कंप्यूटर एडेड लर्निंग। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कंप्यूटर एडेड लर्निंग। ठीक, इस तरीके से बहुविकल्पी प्रश्न आपने देख लिए। इसके बाद अति लघुत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है संचार किसे कहते हैं। तो देखिए उत्तर देखिए, संचार मतलब दोस्तों इंग्लिश में आप लिख सकते हैं इसे कम्युनिकेशन। ठीक है, अब देखिए संचार जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में कुछ सार्थक चिन्हों, संकेतों या प्रतीकों के माध्यम से विचारों या भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं तो उसे संचार कहते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में सूचनाओं या जानकारियों के आदान प्रदान को संचार कहते हैं। ठीक है, अब कम्युनिकेशन आप कब कहते हैं कि दो लोग जब बातचीत कर रहे होते हैं तो कुछ सार्थक बात जब करते हैं तब उन लोगों को कहते हैं कि हाँ मीटिंग हो रही, मीटिंग चल रही, इस प्रकार से। ठीक है, तो इसी प्रकार से डिजिटल रूप में जब सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, दो कंप्यूटर के बीच में जब सूचनाओं का आदान प्रदान होता है तो उसे क्या कहते हैं, संचार कहते हैं। जब हम दो या दो से अधिक कंप्यूटर सिस्टम में डेटा सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं तो उसे नेटवर्क कहते हैं, जो कि संचार का एक माध्यम है। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे कि संचार कम्युनिकेशन होता क्या है। जब कुछ सार्थक चिन्हों या संकेतों या प्रतीकों के माध्यम से विचारों या सूचनाओं का जो आदान प्रदान होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, संचार कहते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल दोस्तों इस तरीके से समझिए, जैसे प्रोटोकॉल क्या होता है, जैसे प्रधानमंत्री कहीं देश में या कहीं विदेश में जाते हैं तो एक प्रोटोकॉल होता है। उनके जाने से पहले कई सुरक्षा कर्मी पहुंचते हैं, प्रधानमंत्री की गाड़ी पहुंचती है और तरह तरह की सुरक्षा की चीजें की जाती है। तो इसी प्रकार से प्रोटोकॉल होता है संचार में जो नियम बनाए जाते हैं। जैसे यह नियम बना दिए गए कि प्रधानमंत्री कहीं जाएंगे तो उससे पहले ये चीजें होंगी। इसी प्रकार से संचार में, कम्युनिकेशन में कुछ नियम बना दिए गए हैं कि संचार ऐसे ऐसे होगा, इस तरीके से होगा, इन नियमों से होगा। तो वही यहाँ पे प्रोटोकॉल है, भाषा है। देखिए प्रोटोकॉल संचार के नियमों का संग्रह करता है। जब भी कोई सूचना या डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में प्रेषित होती है तो यह प्रेषण कुछ नियमों के अनुसार होती है जिन्हें प्रोटोकॉल कहते हैं। सबसे कॉमन और ज्ञात प्रोटोकॉल है HTTP। आपने देखा होगा वेबसाइट के आगे HTTP लगा होता है, कहीं भी अपने मोबाइल में आप देखेंगे या फिर कंप्यूटर पे आप देखेंगे तो HTTP वेबसाइट का जो वेब एड्रेस होता है उससे पहले लिखा होता है, जो कि डेटा को इंटरनेट में ट्रांसमिट तथा एक्सचेंज करने के काम में आता है। तो इस प्रकार से जो नियम होते हैं
कम्युनिकेशन के, संचार के, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल कहते हैं। और एक प्रोटोकॉल क्या है, यहाँ पे आपने देखा प्रोटोकॉल का एग्जांपल HTTP। अब आपने देख लिया दोस्तों प्रोटोकॉल क्या होता है। इसके बाद तीसरा देखिए है सर्वर का क्या अर्थ है। तो सर्वर क्या होता है ये आप लोग देख लीजिए। सर्वर का अर्थ, सर्वर एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से हम सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, अतः सर्वर वेबसाइट को होस्ट करते हैं तथा ब्राउज़र द्वारा भेजी गई रिक्वेस्ट की प्रतिक्रिया में वेब कंटेंट को देते हैं। तो सर्वर क्या हो गया यहाँ पे। अब सर्वर को आप इस तरीके से समझिए, जैसे यह आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं यहाँ पे, या मोबाइल यूज कर रहे हैं, या कंप्यूटर, लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल आप कुछ भी यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप इंटरनेट पे जाते हैं तो आपको कुछ अगर सर्च करना होता है या कुछ भी करना होता है तो आप पहले रिक्वेस्ट करते हैं। रिक्वेस्ट किसके पास जाती है, रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के पास। फिर उस रिक्वेस्ट को सर्वर पूरा करता है, तब आपको रिजल्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तब आपको रिजल्ट देखने को मिलता है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे आप सर्वर की भूमिका समझ पा रहे होंगे कि सर्वर एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से हम सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है फुल डुप्लेक्स मोड क्या है। फुल डुप्लेक्स मोड समझ लीजिए आप। फुल डुप्लेक्स मोड वह ट्रांसमिशन मोड जिसमें से दो घटकों के बीच जानकारी या डेटा का आदान प्रदान एक ही साथ होता है, फुल डुप्लेक्स मोड कहलाता है। टेलीफोन एक फुल डुप्लेक्स मोड कहलाता है। अब देखिए, जहां पर जानकारी का आदान प्रदान एक साथ हो रहा हो, ठीक है, मतलब कहीं से जानकारी आ रही है आपके पास और आपके पास से जानकारी वहां पर भी जा रही हो, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, फुल डुप्लेक्स मोड कहेंगे। जैसे कि टेलीफोन में क्या होता है, टेलीफोन में दोनों तरीके से, दोनों तरफ से, उधर से भी सूचना प्राप्त हो रही होती है, उधर से भी कोई बोल रहा होता है और इधर से भी कोई बोल रहा होता है। जबकि रेडियो में क्या होता है, रेडियो में केवल संचार हो रहा होता है, केवल एक तरफ से कुछ चल रहा होता है और सुनाई दे रहा होता है, आपके बोलने से कम्युनिकेशन नहीं होता है। ठीक, तो दोस्तों आप समझ गए होंगे फुल डुप्लेक्स मोड क्या है। देखिए प्रश्न संख्या 5 है सर्च इंजन क्या करता है। देखिए तो पांचवा है सर्च इंजन। सर्च इंजन एक ऐसा प्रोग्राम है जो इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं में से किसी विशेष सूचना को ढूंढकर उसे हमारी स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। जैसे गूगल आज के समय में सबसे तेज और सबसे लोकप्रिय सर्च इंजन है। याहू, ऑक्स, कॉम, बिंग आदि सर्च इंजन के अन्य उदाहरण हैं। याहू भी आपने देखा होगा, बिंग भी देखा होगा सर्च इंजन। तो सर्च इंजन तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे अधिक जो प्रयोग में इस समय आता है वह गूगल आता है। ठीक है, और गूगल के बहुत सारे प्रोडक्ट इस समय हम लोग यूज करते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जीमेल यूज करते हैं, ड्राइव यूज करते हैं, फोटोज यूज करते हैं, तो बहुत सारे डूयो यूज करते हैं। तो ये सारी गूगल के अलग प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन सर्च इंजन भी गूगल है। मेनली सबसे पहले क्या है, गूगल एक सर्च इंजन है। ठीक, अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 6 है डीबीएमएस का पूरा नाम लिखिए। तो डीबीएमएस का मतलब होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो यही आप यहाँ पे देख लीजिए, डीबीएमएस का पूरा नाम होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप में, जो आपके डेटा बहुत सारा डेटा इस समय होता है, उस डेटा को मैनेज करता है। ये क्या करता है, मैनेज करता है, किस प्रकार से अरेंज करना है डेटा को, कैसे डेटा को रखना है और कब किस प्रकार से जरूरत पड़ने पे हम जल्दी से डेटा को सामने ला सकते हैं, तेजी से काम कर सकते हैं। यही काम होता है डीबीएमएस का, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। अब इसके बाद देखते हैं लघुत्तरी प्रश्नों में। देखिए लघुत्तरी प्रश्नों में पहला प्रश्न है कंप्यूटर नेटवर्क का उद्देश्य क्या है। तो कंप्यूटर नेटवर्क के उद्देश्य हम लोग देखते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क से आशय एक ऐसी व्यवस्था से है जिसमें दो या दो से अधिक कंप्यूटर को इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि किसी संचार माध्यम के सहारे एक दूसरे से परस्पर संप्रेषण कर सकें। इनका मुख्य उद्देश्य दो अलग अलग स्थानों पर कंप्यूटर को जोड़ने
के लिए किया जाता है। इनमें केबल, टेलीफोन लाइन, माइक्रोवेव्स तथा उपग्रह साधन प्रमुख हैं। इस प्रकार नेटवर्क का क्षेत्र एक छोटे कमरे से लेकर के समूचे विश्व तक फैला हुआ है। ठीक है, तो कंप्यूटर नेटवर्क का उद्देश्य आप समझ ही रहे होंगे कि कई सारे कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन को स्थापित करना, उनको जोड़ना, यह होता है कंप्यूटर नेटवर्क का उद्देश्य। और उनमें तेजी से सूचनाओं का आदान प्रदान करना। और यह कंप्यूटर नेटवर्क कहाँ से कहाँ तक हो सकते हैं? यह एक कमरे से लेकर के, एक हॉल से लेकर के, एक शहर से लेकर के, एक राज्य से लेकर के, एक देश से लेकर के समूचे विश्व तक फैले हो सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं इस समय सबसे बड़ा नेटवर्क जो है वह है इंटरनेट। और इंटरनेट के अलावा भी नेटवर्क होते हैं, जैसे ऑफिसेस में नेटवर्क होते हैं, और किसी कैंपस में, किसी कॉलेज के कैंपस में भी कंप्यूटर का नेटवर्क होता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर नेटवर्क का उद्देश्य क्या होता है यह आप बखूबी समझ रहे होंगे। अब इसके बाद देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का क्या उपयोग है। प्रश्न संख्या 2 है लघु उत्तरीय में। तो देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर के उपयोग निम्नलिखित हैं। समुचित जानकारियों का ज्ञान, सूचनाओं का आदान प्रदान, संप्रेषण सुविधाएं प्रदान करना, तकनीकी ज्ञान में विकास और उपयुक्त संसाधनों का उपयोग करना। ठीक है, तो कंप्यूटर का उपयोग आज के समय में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा है। इससे हम लोग क्या करते हैं, जिन स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं उनको जानकारी उपलब्ध कराते हैं, उनको सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। जैसे कि ईमेल भी आते हैं, ईमेल भी शिक्षा के क्षेत्र में, कॉलेजेस में बच्चों को ईमेल के द्वारा बहुत सारी सूचनाएं प्राप्त होती हैं, और वह अपनी डाउट्स भी और बाकी जो सुविधाएं होती हैं कम्युनिकेशन की, अपने टीचर से बात करना, ये सारी चीजें भी कंप्यूटर के माध्यम से आज संभव है। बाकी तकनीकी ज्ञान, किस तरीके से नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, वो सारी चीजें, और जो संसाधन हमारे पास उपलब्ध है उनका कैसे उपयोग करना है, यह सारी चीजें कंप्यूटर के द्वारा सीखी जाती हैं। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है इस समय कंप्यूटर का शिक्षा के क्षेत्र में। अब इसके बाद अगला देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, अभी मैं बता रहा था कि जैसे शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग ईमेल भी प्राप्त करते हैं, जो मान लेते हैं शिक्षार्थी हैं किसी कॉलेज में, तो उनको मेल भी आता है। तो बहुत सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक मेल यही है। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मेल से तात्पर्य है इंटरनेट पर उपलब्ध उस साधन सेवा से है जिसका उपयोग कहीं भी बैठे हुए व्यक्तियों के बीच संदेश या दस्तावेजों के आदान प्रदान के लिए किया जाता है। ईमेल में संदेश किसी व्यक्ति द्वारा नहीं पहुंचाया जाता, बल्कि इंटरनेट के नेटवर्क पर इलेक्ट्रॉनिक संदेश के रूप में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर उपलब्ध कराया जाता है। इस सुविधा में प्रयोगकर्ता को मांगने पर केंद्रीय कंप्यूटर पर उपस्थित डिस्क पर स्थान दिया होता है, जहां वह अपनी मेल को सुरक्षित रख सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ पा रहे होंगे कि मेल क्या है, और आज तो आप ईमेल प्राप्त भी करते हैं, और जनरली जो कम्युनिकेशन आप लोग करते हैं अब वह इंटरनेट के माध्यम से ही करते हैं। तो बहुत ही आसान है, उसी को आपको भाषा के रूप में, लैंग्वेज में लिख देना है। बहुत ही आसानी से आप लिख लोगे और बहुत ही आसानी से आपको नंबर भी गेन हो जाएंगे। ठीक, अब इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, पावर पॉइंट में क्या करते हैं। तो पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाते हैं, स्लाइड्स बनाते हैं, आपको पता है। तो देख लीजिए पावर पॉइंट के कार्य। पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है, या प्रोग्राम कह सकते हैं, सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट आप सभी को पता है, जो विंडोज है वह माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा ही बनाया गया है, और इनके सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे गूगल, आज आप मोबाइल लेते हैं तो गूगल के कई सारे ऐप रहते हैं, उसमें जीमेल रहता है, यूट्यूब रहता है, ड्राइव रहता है, फोटोज रहता है। वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट, जब आप कंप्यूटर लेते हैं विंडोज, तो उसमें क्या रहता है, कई सारे सॉफ्टवेयर रहते हैं, वर्ड रहता है, पावर पॉइंट रहता है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है,
जो सूचनाओं या डेटा को स्लाइड के फॉर्म में परिवर्तन करने का कार्य करता है। अब पावर पॉइंट का काम क्या होता है? सूचनाओं को या डेटा को स्लाइड के रूप में, स्लाइड क्या है? एक पेज, आप मानिए एक पेज पे सभी सूचनाओं को और डेटा को दर्शाना क्या है? स्लाइड बनाना है। पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर में यही होता है कि एक एक पेज पे हम लोग डेटा उस पे डिजाइन करते हैं, डेटा को किस प्रकार से दिखाना है और इंफॉर्मेशन पे वहां किस तरीके से प्रेजेंट करना है, कुल वही होता है प्रेजेंटेशन बनाना, पीपीटी बनाना। ठीक है, इसमें डेटाबेस को मैनेज करने के लिए विभिन्न प्रकार के टूल होते हैं जिसका प्रयोग करके डेटाबेस की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। पावर पॉइंट की सहायता से हम अपने विचारों, रंग, ध्वनि, एनिमेशन व 3D आकृतियों के प्रस्तुतिकरण को अधिक प्रभावशाली ढंग से तैयार कर सकते हैं। इससे स्लाइड, हैंडआउट, स्पीकर, नोट एवं प्रस्तुतिकरण की रूपरेखा आदि का निर्माण किया जा सकता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे पावर पॉइंट क्या होता है, ठीक है, और इसका उपयोग क्या होता है, इसके कार्य क्या होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 5 है, ई लर्निंग से आप क्या समझते हैं? अब ई जहां भी लगता है, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक मतलब जितनी भी ये सब डिवाइसेस हैं, कंप्यूटर है, मोबाइल है। ठीक है, तो अब देखिए ई लर्निंग क्या है? यदि छात्र ज्ञान इंटरनेट या किसी वेबसाइट आदि द्वारा प्राप्त करता है तो इसका संबंध इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जुड़ जाता है। इस प्रकार ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रिया को ई लर्निंग कहते हैं। इसके लिए कुछ वेबसाइट एवं शिक्षकों द्वारा शुल्क लिया जाता है तथा कुछ सेवाएं निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। आप जैसे गूगल पे आप जाते हो, सर्च करते हो तो आपको कई सारे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से कई वेबसाइट्स पे ऐसे आपको देखने को मिलता है कि कुछ चीजें फ्री में भी देखने को मिलती हैं और कुछ चीजें पेड भी देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से ई लर्निंग आज के समय में होता है। जैसे आप यहाँ यूट्यूब पे फ्री में पढ़ते हैं और हमारे ऐप में जो टारगेट यूपीटेट सीटेट का ऐप है वहां पे कुछ चीजें आपको पेड भी मिलती हैं। ठीक है, जो 3rd सेमेस्टर का कोर्स है आपका वह पेड है। तो यही होता है कि कुछ चीजें आपको इंटरनेट पे ई लर्निंग में फ्री में दी जाती हैं और बाकी की जो सुविधाएं हैं जो जिनमें खर्च अधिक आता है वहां पे आपसे कुछ पैसे भी लिए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ पा रहे होंगे। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 6 है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? तो देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवाएं किसी व्यवसाय के संचार व्यवस्था को उच्च शिखर पर पहुंचाती हैं तथा बड़ी संख्या में किसी एक कंपनी के अथवा दूसरी कंपनी के लोगों को संचार सेवाओं से बड़े स्तर पर जोड़ती हैं। इस संचार सेवा में लागत भी अपेक्षाकृत कम आती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सचित्र संप्रेषण का सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा 2 या 2 से अधिक व्यक्ति दूर बैठकर भी विचार विमर्श तथा चर्चा के साथ साथ अपने हाव भाव तथा क्रिया प्रतिक्रिया का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या होता है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कई सारे लोग आपस में जुड़ जाते हैं। जैसा कि आपने लॉकडाउन में देखा होगा कि जूम जैसे ऐप से पढ़ाई की गई, टीचर्स अपने हाव भाव को प्रेजेंट कर पाए और बच्चे भी उसमें जुड़ करके अपने हाव भाव को प्रेजेंट कर पाए। और जो ऑफिस के लोग थे, ऑफिशियल लोग थे, उन्होंने भी जूम का खूब इस्तेमाल किया। वहां पे क्या होता था, वहां पे लोग जुड़ जाते थे और एक दूसरे को देख पाते थे, एक दूसरे की बातों को सुन पाते थे। तो इस प्रकार से यह क्या हुआ कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से क्या फायदा हुआ कि लोग भले दूर दूर बैठे हैं, उनमें बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन, बातचीत हो पा रही है। नहीं तो क्या होता था पहले के समय में मीटिंग अटेंड करने के लिए, मीटिंग बुलाने के लिए कोई एक जगह चुनी जाती थी, वहां पे सबको पहुंचना होता था और तब वहां पे बातचीत होती थी। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे समय और पैसे खर्च होते थे और अब भी मीटिंग्स होती हैं। ऐसा नहीं है कि सारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ही होते हैं, लेकिन जहां तक है कि यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है, जहां पे जरूरत जैसी लगती है, जहां पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जरूरत है
और खर्च बचाने की जरूरत है वहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर ली जाती है, और जहाँ पे मीटिंग की आवश्यकता है वहाँ पे मिल के सारी चीजें की जाती हैं, मीटिंग की जाती है। ठीक, अब इसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन है डिजिटलीकरण या डिजिटलाइजेशन क्या है। तो अब देखिए डिजिटलीकरण, तो डिजिटलीकरण से आशय किसी भी रूप, तस्वीरें, आवाज इत्यादि में मौजूद एनालॉग सूचनाओं का उपयुक्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे स्कैनर या विशेष कंप्यूटर चिप्स के द्वारा डिजिटल रूप में रूपांतरण किया जाता है, जिससे सूचना को डिजिटल सर्किटों, उपकरणों तथा नेटवर्क के माध्यम से संग्रहित तथा प्रेषित किया जा सके। डिजिटलीकरण से सेवाओं में पारदर्शिता, जिम्मेदारी तथा शुद्धता आती है। इसके द्वारा सभी सरकारी तथा गैर सरकारी विभागों को देश की जनता से जोड़ना है, जिससे बिना कागज के इस्तेमाल के सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनता तक पहुंच सकें। ठीक है, तो डिजिटलीकरण में यही किया जाता है दोस्तों। जैसे अब आपने देखा है डिजिटलीकरण में क्या होता है कि जैसे एक बार सबका आधार बन गया, तो आधार से अब क्या होता है, पहले जब राशन बटा करते थे तो राशन में सब रजिस्टर पे काम होता था कि इनको इसमें इतना राशन मिला इस महीने में, इस डेट में, इस तारीख में। और अब क्या होता है, अब इलेक्ट्रॉनिक रूप से और पारदर्शिता आ गई है। कैसे, जैसे जिसका राशन है उसी को मिलता है, क्योंकि बायोमेट्रिक से अब राशन मिलता है अंगूठा लगा करके ही, जिसे लेमन लैंग्वेज में अगर हम बोलें तो बायोमेट्रिक पे उंगली का निशान लगता है और उसके बाद राशन जो लेने वाला होता है उससे राशन मिलता है। इससे कई सारी जानकारी कि जो राशन ले रहा है वह वहां पे प्रेजेंट है, जिसको राशन मिलना है उसी को मिल रहा है, और किस डेट में किस समय में मिल रहा है यह भी सारी चीजें नोट हो जाती हैं। तो कहीं नोट नहीं करने की आवश्यकता होती है, डिजिटली सारी चीजें सेव हो जाती हैं। तो हर एक चीज का इसी प्रकार से निस्तारण करना, जैसे अभी आपको मैंने एग्जांपल से बताया है, जो राशन बढ़ता है, जो कोटे का राशन होता है इसी प्रकार से बढ़ता है। और कई सारी सेवाओं का, जैसे कि पहले हमें किसी के पास पैसा भेजना होता था तो फॉर्म हम लोग फिल करते थे, पैसा उनके अकाउंट में जमा कराते थे, ये होता था, ट्रांसफर करते थे। ठीक है, अब क्या होता है, अब हम लोग यह काम अपने मोबाइल से भी, मोबाइल के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो सभी चीजों का डिजिटल रूप आप देख रहे हैं, यही है डिजिटलीकरण। ठीक है, तो आप दोस्तों समझ पाए होंगे, पूरा पेपर जो है आपने हल कर लिया होगा, और उम्मीद है कि यह पेपर मैंने जो पूरा सॉल्व कराया यह आप लोग को समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार से सभी आपके पेपर्स मैं सॉल्व कराऊंगा, और इससे पहले मैंने आपकी क्लासेस भी मैं ले चुका हूं, तो सभी क्लासेस को आप देख लीजिए और सभी पेपर को आप देख लीजिए जरूर। और मैथ मैं पूरा आपको पढ़ा चुका हूं 3rd सेमेस्टर का, और मैथ के सभी क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व करा दिए, तो सभी को आप देखिए। 16 से लेकर के 19-20 तक सभी क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व करा दिए हैं। तो आप सभी लोग आप बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी तैयारी में लगे रहिए और सभी पेपर्स को सॉल्व करते हुए चलिए, और अपने 3rd सेमेस्टर की तैयारी आप यूं ही बनाए रखिए। वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, और जो भी आपकी समस्या है आप मुझे कमेंट करके बताइए। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए। और अपनी तैयारी आप बहुत अच्छे ढंग से अगर करना चाहते हैं, सभी नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, सभी मास्टर क्लास चाहते हैं, सभी चैप्टर्स के टेस्ट सीरीज चाहते हैं, तो सारी चीजें आपको हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप पर मिल जाएगी। उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप चाहे ऐप डाउनलोड कर लीजिए, या फिर प्ले स्टोर पे टारगेट यूपी टेट सीटेट सर्च कर करके आप चाहें तो वहां से भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां पे आपको डीएलएड 3rd सेमेस्टर का कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।